डॉक्टर आकर उनका चेकअप करके मुत्मिनान ज़ाहिर करता ज़रूरी हिदायत दे रहा था। डॉक्टर आकर खान आज़र का चेकअप करके उन्हें ज़रूरी हिदायत दे रहा था और इत्मीनान भी ज़ाहिर कर गया था, जबकि खान यूसुफ कमरे में टहलते खानज़ादा का इंतज़ार कर रहे थे। जाने वो वहाँ क्या बात कर रहा होगा। अदब खान ने तो कॉल ही अटेंड नहीं की थी और वो वहाँ जाकर खानज़ादा की बात का हिस्सा नहीं बन सकते थे। बेहतर था बाद में कोई भी बात करके सब संभाल लें। वो कुछ देर बाद लौटा तो उनसे घर चलने की बात करने लगा। क्या बकवास किया जाकर वहाँ तुमने? आगा जान के सख्त लहजे पर वो लब भींच कर उन्हें देखने लगा। हवेली चलकर बात होगी आगा जान, वो नाराज़ लहजे में बोलता बाहर निकला। उन्हें खामोश होना पड़ा उस वक्त। सब गाड़ियों में हवेली की तरफ रवाना हुए। पहुंचने तक रात का 1 बज रहा था। खान जवार के जख्मी होने की इत्तला पहुंच चुकी थी, तभी हवेली की औरतें अभी तक जागती परेशान थी। वो पहुंचे। खान जवार की हालत खतरे से बाहर देखकर सबने सुख का सांस लिया कि खानजादा ने सबके सर पर बॉम्ब फोड़ा। मैंने मिसेस शाइस्ता से बात कर ली है, कल का दिन छोड़कर उनकी भांजी की रुखसती थी और अब भी तयशुदा वक्त पर ही होगी। मेरे निकाह की तैयारी कर लीजिएगा सब। वो इत्मीनान से बोल रहा था। मर्द सर पकड़ कर बैठे और औरतें थी तो अनजान। आखिर वो बात क्या कर रहा था। हवनक ज़दा सबके मुंह देखने लगी औरतें। वो लोग अस्पताल गए थे या रिश्ता तय करने? ये क्या कह रहे हो बेटा? ये क्या कह रहे हो बेटा? ये क्या कह रहे हो बेटा? कैसी शादी और किससे कर रहे हो तुम शादी? खानी बेगम ने हवास बाख्तगी से उससे सवाल किया तो उसने आगा जान को देखा। आगा जान के जानने वाले हैं, वहाँ मेरी शादी है, बाकी तफसील आगा जान देंगे। मुझसे कोई गिला ना करे। अब मैंने बहुत बार कहा कि बात मान ले मेरी। अगर मेरा वो नाम निहाज रिश्ता तोड़ देते तो आज ये कदम कभी ना उठाता। मोरे आपको भी कहा था ना मेरी बात करें, मगर आप भी इग्नोर कर गए। वो संजीदगी से बोलता सारा इल्ज़ाम उन पर डालकर हल्का फुल्का हुआ था। यानी उसकी गलती तो थी ही नहीं कहीं, सबकी आधारा इन्हीं लोगों का तो था। धमकाओ मत खान, खानदानी लोगों में तय हुए रिश्ते ऐसे ही नहीं टूट जाया करते। वो जिद चुए। समझा लो अपने बेटे को खानी, हम उस लड़की को ना जानते हैं ना कभी देखा। हम उस लड़की को ना जानते हैं और ना कभी देखा है। खानदान भी बहुत ऊंचा नहीं और ये उससे अपने निकाह की बात तय करके आ गया। आगा जान ने खानी बेगम को भी हकीकत बता दी। बाकी सब तमाशाई बने खामोशी से उन्हें सुन रहे थे। खान जवार को सना बेगम रूम में ले गई। जो भी फैसला होता सुबह सबको पता चली जाना था। खान आजर ने दावर और यावर और उनकी बीवियों को भी सोने के लिए भेज दिया। रात का दूसरा पहर था, सभी थके हुए थे। आगा जान और माँ बाप की नींद तो वो सरफिरा खानजादा उड़ा ही चुका था। ऐसे कैसे अनजान लड़की से शादी कर रहा है? ऐसी क्या मजबूरी है खानजादा? ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? खानी बेगम बेचारगी से रोने वाली हो रही थी। बेबसी से उसे जमकर खड़ा देखा था उन्होंने। मोरे, मैंने कहा था ना मुझे बहरोज खान की पोती से शादी नहीं करनी, और मुझे लगता है ये बात उन्हें भी इसी तरह समझ आएगी जब मेरी शादी हो जाएगी। प्लीज़ अब ये टॉपिक बंद कर दें, थक गया हूँ मैं बहुत। वो झुंझला कर बोला तो खानी बेगम ने परेशानी से खान आजर को देखा तो वो भी बेचारगी से कंधे उचका गए। मतलब सबने ही समझाने की अपनी सी कोशिश कर ली थी। आगा जान, आप अभी चचा बहरोज खान को कॉल करके मना कर दें, कह दें कि उनकी पोती से खानजादा की शादी नहीं हो सकती और खानजादा हम कोई खूबसूरत खानदानी लड़की ढूंढ कर तुम्हारी शादी कर देंगे। अब इस जिद को ख़त्म कर दो बेटा। खानी बेगम ने आगा जान से गुजारिश की और मुड़कर उसे बेइल्तिजाया अंदाज में कहा। खान यूसुफ किसी गहरी सोच में मुब्तला थे। उनका तेज़ दिमाग अब काम कर रहा था। खानजादा को हाथ में करने का अच्छा मौका मिल रहा था। वो अपनी बात मनवाने पर अटका था और उसकी बात मानकर बहुत फ़ायदे नज़र आ रहे थे उन्हें। चलो ठीक है, शादी कर देते हैं तुम्हारी, मगर कुछ बातें मानना होगी, फिर हम ये शादी करेंगे। खान यूसुफ की बात पर खान आजर और खानी बेगम ने बेयकीनी से उन्हें देखा। वो इतनी जल्दी मान कैसे गए थे? खानजादा ने सवालिया अंदाज से आईब्राउ उचकाए। तुम्हें इस इलाके का सरदार बनना होगा, जब भी कहेंगे। और अगर वो लड़की यहाँ सही से एडजस्ट ना हो पाई तो सबको अच्छी ना लगी तो तुम्हें उसे छोड़ना होगा। ये बातें मान लो तो ठीक है, तुम्हारी तय हुई हुई बात पर हम बाकायदा बारात लेकर जाएंगे। खान यूसुफ ने संजीदगी से कहा। उसने एक नज़र माँ बाप को देखा तो वो भी उसी को देख रहे थे। मतलब इस बात से मुत्तफिक थे वो। उन्हें लगता था अब इनकार कर देगा। वो मुतमईन थे। ओके डन। उसने कंधे उचकाए। उनका इत्मीनान गारत करके और मजीद कुछ सुने या बोले बगैर वो सीढ़ियाँ फलंगता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। खानी बेगम तो जलजलों की जद में थी। आगा जान, मैं सबको क्या जवाब दूंगी? एक काम सी लड़की को हमारी हवेली की बहू क्यों बनाया गया? क्या मजबूरी थी? वो तिल मिला कर ही तो रह गई थी। फिक्र मत करो बच्चे, वो लड़की किसी तौर हमारी हवेली में एडजस्ट नहीं हो सकेगी। यहाँ का रिवायती लिबास तक नहीं पहन पाएगी। उसकी एक बात मानकर अगर हम खानजादा से अपनी बहुत सारी बातें मनवा सकते
सकते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र कर लेते हैं। बहू को यहाँ का रहन सहन सिखाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगा, ज़रा सख्ती कर लेना। खान यूसुफ ने आहिस्तगी से बोलते उन्हें बहुत कुछ समझा दिया। उनका किस बात की तरफ इशारा था वो समझ रही थी, तभी ना चाहते हुए भी खामोश हो गए। अब सो जाओ, बहुत थकावट हो गई है, कल इंतजामात संभालना होंगे। कुछ करीबी लोगों को दावतनामा भेज देना अजहर खान, परसों सुबह सुबह निकलना होगा। निकाह का फरीज़ा भी अंजाम देना होगा और वापसी भी। वलीमा की रस्म रुखसती से 2 दिन बाद की रख दो। खान यूसुफ ने उन्हें हिदायत दी तो वो सर हिलाकर रह गए। आप फिक्र मत करें आगा जान, सब हो जाएगा। बच्चों को भी शहर से बुलवा लूँगा, कल पहुँच जाएंगी लड़कियाँ। बाकी कामों के लिए अदब खान फुर्तीला है, अब अपने खान साहब की शादी के लिए तो भागा भागा आएगा। खान आज़र ने मुस्कुराकर जवाब दिया। खानी बेगम बेजारी से सर झटकती कमरे में चली गईं। इतना कुछ सोचा था, शादी धूमधाम से करना चाहती थी कि पूरा ख़ानदान और इलाका बरसों याद रखे, मगर वो अपनी शादी की इतनी जल्दी मचा चुका था। और सबसे बड़ा गम, किसी ने लड़की को देखा तक नहीं था और ना जानते थे जाने कैसी थी। फिर कमतर खानदान और इलाके के लोगों का सोच सोच कर उनका बुरा हाल हो रहा था। खान यूसुफ भी उठकर कमरे की तरफ बढ़ गए। बहरोज़ खान को समझाने का सोच लिया था, मगर अगर वो वाकई चाहता था कि वो उसकी पोती खानजादा की दुल्हन बने तो उसे भी सब्र करना होगा। रात के 2 बजे सब सोने के लिए बिस्तर पर दराज हो चुके, मगर आगा जान और खानी बेगम बस करवटें बदलते रह गए। एक सोच जो दिमाग में अटक सी गई थी कि जाने लड़की कैसी होगी। प्रिहान मेहंदी वाली लड़की को मना तो नहीं किया ना? वो और आनी ब्यूटिशियन का नंबर दें, उससे ज़रा जल्दी का वक्त लेना है। प्रीसा ने उससे पूछकर आनी से कहा तो उन्होंने करीब पड़ा मोबाइल उठाकर उसे थमा दिया। हनु फ्रेंड से कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की थी ना तुमने? प्रीसा ने ब्यूटी पार्लर का नंबर नोट करते उसे देखकर पूछा। प्रिहान जो पहले ही आनी के ज़रा संभलते उनका यूं जल्दबाजी में घर आने पर हैरान परेशान थी, उनकी बातों से ठिठकी। क्यों, इस सब की क्या ज़रूरत है? उसने सबको नज़र उठाकर देखा। आनी मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी। प्रीसा तो कॉल अटेंड होते ही रूम से निकल चुकी थी। जाने क्या जल्दी मचा रखी थी उसने। अरे गुड़िया, तुम्हारी शादी है तो इस सब की ज़रूरत तो है ना? आफान भाई ने नरमी से कहते हंसकर उसका हवनक चेहरा देखा। अंकल भी एक तरफ बैठे मुस्कुरा रहे थे। वो शॉक्ड हुई। प्रिहान को नहीं बताया आप लोगों ने? आफान भाई ने उसकी नासमझी पर हैरत से आनी और अंकल को देखा। आनी के कुछ बोलने से पहले प्रीसा वापस कमरे में आई। बात हो गई है, थैंक गॉड टाइम मिल गया। प्रिहान, तुम्हारे लिए जो सामान आया था हादी के घर से वो सब उठाकर बैग में डाल दो ताकि उनको वापस किया जा सके। ध्यान से रखना, कुछ भी आ ना रहे। प्रीसा ने उसे हिदायत दी तो उसका सर चकरा गया। ऐसा लगा शादी टूटने के गम में सब पागल हो गया। कभी सामान वापस करने की बात तो कभी शादी की तैयारी। यकदम वो ठिठकी। तो क्या उसकी शादी फैज़ी के साथ की जा रही थी? प्रीसा आपी, उनका सामान मैंने पहले समेट कर रखा है, कुछ नहीं छोड़ा। ये बताएं, ये सब भाग दौड़ किस लिए है? मेरी शादी किससे हो रही है? उसने परेशानी से पूछा तो वो मुस्कुरा दी। फिक्र मत करो, फैज़ी या किसी भी लालची से नहीं, बहुत अच्छे ऊंचे ख़ानदान में शादी होगी मेरी प्यारी सी गुड़िया की। आनी ने मोहब्बत से उसके हवास बागता चेहरे को देखा और हाथ नरमी से दबाया। वो ऊंचा अच्छा ख़ानदान मुझ जैसी आम लड़की को अपनाने के लिए क्यों तैयार है? कौन है वो लोग जो अचानक मान गए? कहाँ मिले वो लोग? उसने परेशानी से सवाल किया तो प्रीसा ने आनी को देखा। बेटा, अच्छे लोग हैं, जान पहचान के। हॉस्पिटल में मेरी तीमारदारी के लिए आए तो अपनी खुशी से रिश्ते की बात की, और तुम बिल्कुल आम नहीं हो। आनी ने आहिस्तगी से उसे मुनासिब जवाब देते तसल्ली दी। खुशी से माने या फिर आप लोगों ने मिन्नत की? क्या आपने सोचा कि मेरी उनकी नज़र में क्या वैल्यू रह गई होगी? यूं हॉस्पिटल में खड़े खड़े शादी तय कर दी आनी। नम आंखों से उन्हें देखती वो बमुश्किल खुद पर जब्त कर पाई थी। दिल चाह फूट फूट कर रोए। कुछ ही दिन में कैसे बोझ बन गई थी कि वो किसी से भी उसकी शादी करने को तैयार थे सब। हानू, अब कोई ड्रामा नहीं। तुम्हें इशू था प्लाट प्रॉपर्टी की बात का कि कोई बात ना करे इस बारे में, तो ऐसा ही है। हम चाहते हैं उसी तारीख में इज्जत से शादी हो, किसी को बोलने का मौका ना मिले। मेहंदी के इवेंट की माजरत कर लिया सबसे। वजह आनी की अचानक बिगड़ जाने वाली तबीयत बताए। बहुत मुश्किल से सब संभाला है। अब तुम कोई बहस या जिद नहीं करोगी? प्रीसा ने अंदाज में कोई भी लचक लाए बिना उसे दो टोक जवाब दिया तो उसने भर्राई आंखों से उन्हें देखा। हैरत की बात तो ये थी, अंकल भी पुरसकून थे, शफकत से बैठे मुस्कुरा रहे थे। उसे लगा हादी ने उन पर भी इल्ज़ाम लगाया सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। उलझती परेशान होती वो कमरे में चली गई। बुरी तरह रोना आ रहा था उसे। फूट फूट कर रोते देखकर उसे सोए हुए बच्चों के पास लेटी पूर्वा डर गई। अब यार क्या हुआ? शादी नहीं करनी तो कह दें सबसे, कोई तंग ना करे आपको। वो रोनी सूरत लिए उठकर प्रिहान के पास आती नरमी से उसके बाल सहलाने लगी। मैं कुछ नहीं कर सकती पूर्वा, मैं बस सुकून चाहती हूँ। मुझे डर लग रहा है, मुझे ऊंचे ख़ानदान की लालच नहीं है।
मुझे खौफ है, मुझे रहना नहीं आएगा ससुराल में। अगर मैं किसी के दिल में जगह ना बना पाई तो क्या होगा? मम्मा होती तो क्या वो भी मेरे साथ ऐसा ही करती? वो हिचकियों से रोती बुरी तरह काँप रही थी। उसके पीछे आती परीसा ने दिल गिरफ्तगी से छोटी बहन को देखा। आगे बढ़कर नरमी से उसे सीने से लगाकर थपकने लगी। उसके लिए तो अभी वो भी छोटी थी, 4th ईयर की स्टूडेंट ही तो थी बस। उसको यूँ स्टडी के दरमियान ही इतना उलझा दिया था। हानो, मैं भी कभी तुम्हारी तरह शादी ना होने देती, मगर मुझे पता है अगर आज शादी रोक दी तो सब सवाल करेंगे, तुम्हारे कैरेक्टर पर बात होगी, वो गलती ऐप ढूंढा जाएगा जिसकी वजह से तुम्हें रिजेक्ट किया गया। कैसे फेस करोगी ये सब? नरमी से उसकी पूछ सहलाते वो समझाने लगी। वो खामोशी से उसके गले लगी सिसक रही थी। मुझे डर लगता है अगर उन लोगों ने मुझ पर सख्ती की, अगर मुझे ना पढ़ने दिया तो। वो भीगा चेहरा लिए प्रीसा को तकने लगी तो उसने मुस्कुराकर उसके आंसू साफ किए। मुझे यकीन है अपनी बहन पर, तुम सब संभाल लोगी, सबको अच्छी लगोगी, इतनी क्यूट हो। इतनी क्यूट सी लड़की बहू बने तो कौन काफिर खुश नहीं होगा? प्रीसा ने उसे हल्का फुल्का करने के लिए लहजे में शरारत समोए कहा। अगर अच्छी ना लगी तो हम वापस ले आएंगे। पूर्वा ने हिस्सा डाला तो प्रीसा का दिल बैठ गया। अल्लाह ना करे, पागल लड़की, ऐसा नहीं कहते। प्रीसा के टोकने पर वो मुंह बनाने लगी। यानी अच्छी लगे ना लगे उसे वहीं रहना होगा। इस बार उसने सिर्फ सोचा था, हाँ, स्टडीज़ के लिए झगड़ा या जिद बिल्कुल नहीं करना। कुछ अरसा सब्र करना, फिर आराम से बात करना अपने हस्बैंड से, वो ज़रूर बात मानेगा। बहुत नर्म मिजाज और सुलझा हुआ लड़का लगता है। प्रीसा ने खानज़ादा को याद करते हुए बताया, जिसने मुस्कुराते हुए निहायत एतमाद भरे और इत्मीनान भरे लहजे में शादी की बात की थी। यानी वो अपने फैसलों में खुद मुख्तार था तो बीवी को भी सही मकाम दिलवा सकता था। प्रिहान खामोश हो गई। प्रीसा ने परेशान बैठी पूर्वा को दूसरे बाजू के हिसार में लेते सब अच्छा हो जाने की दिल से दुआ की थी। वो उस वक्त 16 सिंगार किए मैरिज हॉल के ब्राइडल रूम में बैठी थी। डल गोल्डन लॉन्ग शर्ट और रेड भारी लहंगा, नाजुक सी गुड़िया जैसी लग रही थी वो उसमें। मेकअप ने उसके नाजुक नकूश को मजीद उभार कर दिलकशी सौंपी थी। चेहरे पर उदासी और परेशानी के रंग, शहद रंग आंखों में भारी मेकअप की वजह से फैला गुलाबीपन उसे मजीद हसीन बना रहा था। पूर्वा भारी पैरों तक आता पैरेट कलर का फ्रॉक पहने उससे कहीं ज्यादा उदास सोफे पर एक कोने में सिमट कर बैठी थी। प्रीसा और रानी के बार बार बुलाने पर भी प्रिहान से वो दूर नहीं हुई। रीमा, मिरहा और मनाल बाहर प्रीसा के साथ सब संभाल रही थी, इसलिए पूर्वा को फोर्स नहीं किया गया। वो लंबे शहद रंग बाल ऐसे ही बेतरतीब से पुश्त पर फैलाए बिना मेकअप के धुला धुलाया मुंह लेकर बैठी थी। प्रिहान ने रुख मोड़कर उसे देखा और नरमी से पुकारा तो वो चौंकी। पूर्वा, मैं तुम्हें मिलने आती रहूंगी, हर इवेंट पर, हर बार जब भी तुम याद करोगी या बुलाओगी, उसने दिलासा देने के लिए कहा। हालांकि अंदर से वो भी सहमी हुई थी, जाने कैसे लोग होंगे, इतना आने जाने देंगे भी या नहीं। पूर्वा खिसक कर उसके पास हुई। आनी कहती हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता आप मेरे साथ रहें? वो सरगोशी में पूछ रही थी। प्रिहान उसका मुंह देखने लगी। अगर ऐसा होता तो लोग लड़की को रुखसत क्यों करवाते? प्रिहान ने उदासी से मुस्कुराते उसे अक्ल दिलाई तो वो भी सोच में पड़ गई। जाहिर है इसलिए ताकि उसे अपना घर दिखा सके। लड़कियों ने तो वहीं रहना होता है ना। आई नो, मैं आपकी बात कर रही हूँ। अगर आप कुछ वक्त मजीद मेरे पास रहें, क्योंकि आनी कहती हैं अच्छे लोग हैं। पूर्वा ने उसे समझाया और जैसे राज की बात बताई कि वो अच्छे लोगों में जा रही है। पता नहीं परी कितने अच्छे हैं, ये तो जाकर पता चलेगा। अगर वाकई अच्छे हुए तो मैं तुम्हारे पास बहुत सारा रहने आया करूँगी। वो भी पुरुम्मीद होती सर हिलाकर इत्तफाक करने लगी। पूर्वा से बातें करते दिमाग से परेशानी और खौफ जाता रहा। दोनों बहनें राजदारी से मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रही थी। उस वक्त मैरिज हॉल के बाहर तेजी से बड़ी स्याह गाड़ियों की एक लंबी कतार आकर रुकने लगी, जिसमें से शाहाना अंदाज लिए औरतें और मर्द निकलते मैरिज हॉल में दाखिल होने लगे। प्रीसा अलर्ट हुई। बारात पहुंच चुकी थी और ऐसी शानदार बारात, ऐसे शानदार लोग, ऊंचे चौड़े वजी सुर्खो सफ़ेद पठान मर्द और वैसी दराज कद सफ़ेद रंगत की हामिल औरतें। शाहाना लिबास में दराज कद पुरकशिश और रोबदार शख्सियत की हामिल खानी बेगम ने अंदर दाखिल होते ही तायराना नज़र दौड़ाकर गहरा सांस भरा। जाने लड़की कैसी होगी? दिमाग में कुलबुलाता सवाल अब तक वैसे ही मचल रहा था। मुख्तसर सी बारात थी, मगर उनमें कोई भी फर्द आम तो हरगिज नहीं लग रहा। उन्हें एहतराम से बिठा दिया गया। स्टेज पर बैठते ही मगरूर दिलकश से सफ़ेद कुर्ता शलवार पहने दुल्हा को देख मीरा साकित रह गई। तुम क्यों जम गई? रीमा ने उसे टहूका मारा तो हड़बड़ा कर सीधी होती यहाँ वहाँ देखने लगी। सब बारातियों को चोर नज़र से देखते उसने एक तरफ बने वॉशरूम की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए तो रीमा ने कंधे उचकाए। निकाह की रस्म जल्द अदा कर लेनी चाहिए, फिर वापसी जल्द होगी, बहुत देर हो जाएगी वरना। खान यूसुफ ने रिफ्रेशमेंट का सामान सर्व होते देखकर निकाह का हुक्म दे दिया। वकार साहब और आफान ने सर हिलाया। मौलवी का इंतजाम तो पहले ही हो चुका था। बारात ही लेट पहुंची थी और पहुंचते ही जाने को भी तैयार थी।